जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने देखा नेताजी सुभाष और एमिली शेंकल की प्रेम कहानी। आज बात करेंगे क्या उन दोनों का विवाह हुआ था या नहीं। और यह खबर जब भारत पहुंची तो भारत में बोस परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी, भारत के नेताओं की प्रतिक्रिया कैसी थी, भारत की जनता की प्रतिक्रिया कैसी थी। आज़ाद भारत में जब नेताजी सुभाष की बेटी अनीता भारत आ रही थी तो कौन लोग थे जो पलक पावड़े बिछाए उनका इंतज़ार कर रहे थे, और कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखाने की धमकी दे रहे थे। ये भी जानेंगे कि आज़ाद भारत की सरकार ने नेताजी सुभाष की बेटी की सुध ली भी या नहीं ली। और ये भी देखेंगे ऐसा क्या हुआ था कि बोस परिवार के ही किसी सदस्य ने एमिली शेंकल को धमकी दी बोस परिवार से बाहर निकालने की। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और इसके साथ ही वो मनहूस खबर आई थी कि एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चले गए। वो खबर सच्ची थी कि झूठी थी, इस पे बात करने की आज आवश्यकता नहीं है क्योंकि विषय ये नहीं है। और वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में बहुत बात हो चुकी है। अब यह खबर जब पहुंचती है वियना में एमिली शेंकल के पास, सोच के देखिए क्या बीती होगी उनके ऊपर। घर में माँ है, बूढ़ी माँ है और नन्ही सी बेटी हैं। कितनी उम्र, 1942 में पैदा हुई, 1945 की ये घटना, 2.5-3 साल की बच्ची है। और एमिली शेंकल वियना में टेलीफोन डिपार्टमेंट में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी कर रही हैं। थोड़ी सी तनख्वाह है और उनके सहारे ही घर चल रहा है। और इतना बड़ा वज्रपात होता है, ऐसी खबर आती है, शुरू में विश्वास नहीं कर पाती हैं, लेकिन खुद को संभालना था। नेताजी सुभाष के साथ इतना समय बिताया था तो वो हौसला भी तो था ना। और फिर उस बेटी को देखना था। वो खड़ी होती हैं, स्वयं को संभालती हैं। और फिर वर्ष 1946 में वो नेताजी सुभाष के परिवार से संपर्क करती हैं। शरत चंद्र बोस के नाम नेताजी सुभाष पत्र लिखकर दे गए थे बंगला में। हमने पिछले वीडियो में भी इस बारे में चर्चा की थी। 8 फरवरी 1943 को जर्मनी से जब सुभाष चले थे तो बंगला में एक पत्र लिखा था अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस के नाम कि मैंने यहाँ विवाह कर लिया है, मेरी बेटी भी है, मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूँ उसमें क्या होगा कोई नहीं जानता। और जिस तरह आपने सदैव पिता तुल्य मेरी देखभाल की है, उसी तरह मेरी पत्नी और मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये पत्र सुभाष एमिली को ही देकर गए थे और ये कहकर गए थे कि यदि मुझे कुछ हो जाए तब ये पत्र आप शरत चंद्र बोस मेरे बड़े भाई के पास भेज देना, वैसे नहीं भेजना है। तो अब वो खबर आए, कई महीने हो चुके थे, कहीं और से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही थी कि नेताजी जीवित हैं। हालांकि बातें तो दोनों चल रही थी, पर दिल को तसल्ली हो जाए ऐसी तो कोई खबर कहीं से नहीं आ रही थी। अंततोगत्वा 12 मार्च 1946 को एमिली शेंकल उस लेटर की फोटोकॉपी करती हैं और साथ में अपनी ओर से एक पत्र लिखती हैं और शरत चंद्र बोस को भारत में वो पत्र भेजती हैं जिसमें वो स्वयं के बारे में बताती हैं, मैं कौन हूँ और किस तरह आपके भाई के साथ मेरा संबंध जुड़ा। और उसमें वो बताती हैं कि वर्ष 1942 में हमारा विवाह हुआ। ध्यान करें, उस पत्र में एमिली लिखती हैं कि वर्ष 1942 में हमारा विवाह हुआ, हमारी बेटी हैं। इस पत्र का उत्तर नहीं आता है। इसके बाद वो फिर दूसरी बार पत्र लिखती हैं, शायद 15 अप्रैल को 1946 में, फिर उत्तर नहीं आता है। फिर तीसरा पत्र लिखती हैं 1 अगस्त को, इसका भी उत्तर नहीं आता है। 3 पत्र लिख चुकी हैं, किसी पत्र का उत्तर नहीं आया है। निराशा भी होगी, मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। कारण क्या था? इन तीनों पत्रों में से कोई भी पत्र शरत चंद्र बोस के पास पहुंचा ही नहीं था। अंग्रेज सरकार इन पत्रों को उन तक पहुंचने से पहले ही ले लेती थी। तो शरत चंद्र बोस को खबर नहीं हुई। एमिली निराश हैं, परेशान हैं।
धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। वर्ष 1947 शुरू होता है, जून का महीना है। अब देखिए, भारत में 1946 में ही, भारत की आज़ादी से पहले ही 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी। और इस गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू, हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नहीं थे, पर प्रधानमंत्री की तरह थे और गृह मंत्री की तरह काम कर रहे थे सरदार पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू से एक व्यक्ति आके मिलते हैं जून 1947 में, और नाम है अब्दुल हफीज़ अकमत, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अकमत। ये व्यक्ति वियना में रह रहे थे और नेताजी सुभाष से इनका अच्छा परिचय था उस समय जब नेताजी सुभाष भी यूरोप में थे। अकमत की पत्नी वियना की ही रहने वाली थी और एमिली शेंकल के साथ उनका बड़ा अच्छा परिचय था। एमिली शेंकल और नेताजी की बेटी अनीता पर क्या बीत रही थी उन दिनों, इसके बारे में डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अकमत को सब मालूम था। वो भारत आए हैं, जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और सारी कहानी बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू सुनकर सन्न रह जाते हैं। यहाँ किसी को कानो कान कोई खबर ऐसी नहीं थी और नेताजी सुभाष की छवि ऐसी देश में बनी हुई थी। वो भारत माता के लिए उनका समर्पण तो निसंदेह वो तो था ही था, सर्वोच्च था। अपने देश में देखिए, अपनी संस्कृति में एक परंपरा भी है, यहाँ ब्रह्मचारी को विशेष सम्मान मिलता है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या? एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी महान ध्येय के लिए, उद्देश्य के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर रखा हो। तो सुभाष की छवि ऐसी थी कि वो तो भारत स्वतंत्र करवाए बिना विवाह की बात सोच ही नहीं सकते। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो अकमत से कहते हैं कि जो आपने बताया है ना, इसकी राइटिंग में रिपोर्ट दे दीजिए। इसके बाद 22 जून 1947 की डेट में डॉक्टर अकमत साइन करके वो रिपोर्ट देते हैं। तो रिटन रिपोर्ट अब जवाहरलाल नेहरू के पास है और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू कांटेक्ट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 7 अगस्त 1947 का पत्र है जवाहरलाल नेहरू का, जो उन्होंने लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इस पत्र में नेहरू कहते हैं कि मैं आपको एक रिपोर्ट अटैच करके यहाँ भेज रहा हूँ, ये अकमत वाली रिपोर्ट है। और मुझे ये सूचना मिली है कि वियना में नेताजी सुभाष की पत्नी है और उनकी बेटी भी है। यदि ये खबर सच्ची है तो हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। आप नत्थालाल पारीख से इसका पता करवाएं। अब नत्थालाल पारीख कौन है? ये गुजरात के रहने वाले हैं मूलतः और नेताजी सुभाष के भी बड़े अच्छे परिचित हैं। ये रहते हैं उस समय में बेल्जियम में ये रह रहे हैं, यूरोप में ही हैं। तो कहते हैं नत्थालाल पारीख से आप पता करवाओ क्या ये खबर सच्ची भी है, और अगर सच्ची है तो हमको उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का पत्र मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो हैरान रह जाते हैं। उसी दिन वो नत्थालाल पारीख को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि देखें, ऐसा ऐसा हमें पता चला है, आप ज़रा कंफर्म करिए ये रिपोर्ट सच्ची है नहीं है, और अगर सच्ची है तो किस हाल में है वो परिवार, और उनकी मदद करें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख रहे हैं नत्थालाल पारीख को। और उसी दिन यानी 7 अगस्त को ही एक दूसरा पत्र लिख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल शरत चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष के बड़े भाई शरत चंद्र बोस को। और ये रिपोर्ट वहाँ भी भेज रहे हैं, इसकी कॉपी। और कहते हैं मैंने नत्थालाल पारीख को जिम्मेदारी दी है कि वो पता करें पहले तो कि खबर सच्ची है या झूठी। अगर खबर सच्ची है तो उनकी मदद करें। अब जैसे ही पत्र मिलता है शरत चंद्र बोस को, वो नाराज होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। 14 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता से एक दिन पहले अब शरत चंद्र बोस पत्र लिख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनकी शिकायत क्या है? वो कहते हैं कि पहले तो मैं ऐसी किसी खबर की सच्चाई पर विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता कि सुभाष ने ऐसे विवाह किया है और उनकी पत्नी है, बेटी है। मैं इस खबर को सच नहीं मानता हूँ, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, इसकी सच्चाई पता करने के लिए भी नत्थालाल पारीख को क्यों लिखा आपने? उनके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग है क्या इस तरह का?
आपने नत्थालाल पारीख को लिखने से पहले मुझसे ये बात करनी चाहिए थी, पता लगाना है, मैं पता लगाता। और जहाँ तक बात है मदद करने की, तो सुभाष की पत्नी और सुभाष की बेटी यदि हैं तो उनकी मदद नत्थालाल पारीख नहीं, उनकी मदद मैं करूँगा, वो हमारे बच्चे हैं। तो ये पत्र लिखते हैं शरत चंद्र बोस वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को जब ये पत्र मिलता है तो वो अफसोस जाहिर करते हैं, वो पत्र लिखते हैं वापस, दोबारा वो पत्र लिख रहे हैं और कहते हैं कि देखें, जब मुझे वो खबर मिली तो मैं भावातिरेक में, मैं इमोशनल होके मैंने तुरंत पत्र लिख दिया, और आप शायद सही कह रहे हैं, आपसे बात करनी चाहिए थी। बहरहाल उधर नत्थालाल पारीख मिलते हैं एमिली शेंकल से, वो भी अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, बल्कि नत्थालाल पारीख के माध्यम से एमिली शेंकल भी अपना पत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजती हैं। उधर जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे चैनल से भी वो पता करवा रहे हैं, ACN नाम्बियार। ACN नाम्बियार भी यूरोप में ही हैं, और जिन दिनों नेताजी यूरोप में थे, ACN नाम्बियार उनके सेकंड इन कमांड हुआ करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने नाम्बियार को भी लिखा कि आप पता करिए, ये खबर मिली है, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। ACN नाम्बियार भी अपनी रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू को भेजते हैं और इस बात को कंफर्म करते हैं, बल्कि वो पूरा नाम नहीं लिखते, वो बोस नहीं लिखते, B लिख के बात करते हैं, और एमिली शेंकल का S लिखते हैं और बताते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे एमिली शेंकल उनकी पत्नी और उनकी बेटी हैं। तो उधर नाम्बियार से भी कंफर्मेशन आ जाती है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एक्टिव हो जाते हैं, उधर से शरत चंद्र बोस एक्टिव हो चुके हैं, संपर्क करते हैं। उनके बेटे हैं अमीयनाथ बोस, वो संपर्क करते हैं। बोस परिवार के एक दूसरे सदस्य, दूसरे भाई के बेटे अरविंद बोस, वो भी मिलते हैं एमिली शेंकल से। खैर, तो ये कन्फर्म हो गया कि हाँ जी, नेताजी सुभाष की पत्नी हैं, उनकी बेटी हैं। अब स्थिति कैसी थी कि स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशंस तो बहुत अच्छी नहीं थी, आगे क्या हो। तो इधर शरत चंद्र बोस आर्थिक सहायता 200 रुपये कभी, 300 रुपये कभी उनके बेटे शिशिर बोस भिजवा रहे हैं, बल्कि रुपए भेजने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिट लेना पड़ा, और फिर उस परमिट के थ्रू भी रुपए, कभी 200 रुपये महीना है, 300 रुपये महीना, ऐसे अपने को पता चलता है। तो शरत बोस का परिवार भी मदद कर रहा है। इधर जवाहरलाल नेहरू वियना में अपने दूतावास को लिख रहे हैं, अपने जो एम्बेसडर हैं, बल्कि फुल एम्बेसी है ऑस्ट्रिया, वियना में फुल एम्बेसी नहीं है, यहाँ लीगेशन है भारत का, और प्रॉपर एम्बेसी स्विट्जरलैंड में है। तो वहाँ DB देसाई एम्बेसडर हैं, जवाहरलाल नेहरू पत्र लिख रहे हैं, और कई पत्र उपलब्ध हैं, एक नहीं कई सारे पत्र उपलब्ध हैं। और देसाई को जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भाई आप मिलिए, पता भी करिए और उनसे मिलिए भी, और कितनी कैसी मदद की जा सकती है आप स्वयं तय करिए, और ये सरकार की तरफ से नहीं होगा, ये कंप्लीटली प्राइवेट अफेयर होगा। आपको जितना उचित लगता है उतनी मदद आप वहाँ करें और मुझे बताएं, और यहाँ से मैं पैसे भेज दूँगा। और इस तरह वो पैसे भेज भी रहे हैं। लेकिन जब ये खबर बोस परिवार को होती है कि जवाहरलाल नेहरू आर्थिक मदद कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद जो भी है वो भेज रहे हैं, तो इस बात पर शरत चंद्र बोस के परिवार को सख्त आपत्ति होती है। बल्कि एक रिपोर्ट है नेशनल आर्काइव्स में, अभिलेख पटल पर आप जाकर देखें, एमिली शेंकल करके एडवांस सर्च में जब आप जाएंगे, आपके सामने जो फाइल्स आएंगी उसमें मिलेगी। 10 अगस्त 1953 को वियना के लीगेशन में जो बड़े अधिकारी हैं KV रामास्वामी, उनकी रिपोर्ट है। शुरू से तब तक एमिली शेंकल के बारे में 10 पेज में डिटेल जानकारी दे रहे हैं, और वहाँ वो बताते हैं कि वर्ष 1950 में दिसंबर के शुरू में एमिली शेंकल कहते हैं कि मेरे पास आई वहीं ऑफिस में, और तब तक जो 1800 शीलिंग्स उनको दिए गए थे 3 किश्तों में। देखें हमारी करेंसी क्या, रुपए, वीना की करेंसी क्या, शीलिंग्स। तो यहाँ से जो भेज रहे थे वो कन्वर्ट करके शीलिंग्स में दे रहे थे, तो टोटल 1800 शीलिंग तब तक दिए जा चुके थे जो जवाहरलाल नेहरू भिजवा रहे थे। कहते हैं वो आई और वो वापस लौटा दिया। ऑब्वियस सी बात है कि भाई मदद जो भी की थी आज वापस क्यों कर रही हैं। तो पूछा, तो कहते हैं पूछने पे उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत में ये बता दिया है कुछ लोगों को, कुछ पार्लियामेंटेरियंस को, कि मैं वहाँ उनकी मदद कर रहा हूँ,
और इस बात से बोस परिवार बहुत नाराज हुआ है। और अमीयनाथ बोस, ये भी बेटे हैं शरद चंद्र बोस के। अमीयनाथ बोस कहते हैं मेरे से मिले आके और उन्होंने कहा कि यदि आप जवाहरलाल नेहरू से मदद लेती हैं, जो सुभाष के पॉलिटिकल एनिमी हैं, ये शब्द वहाँ उस रिपोर्ट में लिखा, आप क्या बातें उनकी हुई होंगी मैं नहीं जानता, लेकिन वो रिपोर्ट आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अमीयनाथ बोस के नाम पे वो बता रहे हैं कि एमिली शेंकल ने बताया कि अमीयनाथ बोस ने कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो सुभाष के पॉलिटिकल एनिमी हैं, यदि आप उनसे कोई मदद लेंगी तो फिर आप बोस परिवार की सदस्य होने का अधिकार खो देंगी, आपको बोस परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। और एमिली शेंकल बोस परिवार को नहीं खोना चाहती थी और ये अच्छी बात थी, ये तो बड़ी बात थी ना। नेताजी सुभाष के परिवार से एमिली शेंकल जुड़े रहना चाहती थी, वो 1800 शीलिंग लौटा देती हैं। अब ये खबर जब इनको पता चली होगी भारत में, तो फिर जवाहरलाल नेहरू के वो भी कॉरस्पॉन्डेंस, बहुत सारे लेटर्स अवेलेबल वहाँ अपने को मिलते हैं। वो कह रहे ठीक है, तो अगर ऐसे यूँ कैश में वो नहीं मदद ले रही तो अलग अलग ओकेजन्स पे तो मदद की जा सकती है। जैसे क्रिसमस आया तो कोई गिफ्ट दे दिए क्रिसमस पे, ऐसे ही अनीता का वो बच्ची जन्मदिन जब है, जन्मदिन पे गिफ्ट दे दिए, तो इस तरह फिर वो मदद खैर होती रहती है धीरे धीरे। लेकिन इन मदद के सहारे कब तक चलेगा? बल्कि यहाँ एक बात मैं पहले बीच में कह दूँ, हमने समाज को इस तरह बांट दिया है कि हमने इंसान को इंसान छोड़ा ही नहीं। कोई किसी का हीरो है तो दूसरे का विलेन, हमने या तो देवता बना दिए हैं या दैत्य बना दिए हैं, इंसान इंसान छोड़े ही नहीं। किसी के लिए जवाहरलाल नेहरू हीरो है, दूसरे के लिए विलेन है, बीच में नहीं है। किसी के लिए सावरकर एक क्रांतिकारी है, देश की आज़ादी का सिपाही है, दूसरे के लिए वही माफी वीर है। जवाहरलाल नेहरू 27 जनवरी 1951 को एक पत्र लिख रहे हैं एमिली शेंकल के नाम, और डायरेक्ट नहीं भेजते हैं बल्कि वियना में लेगेशन जो है हमारा जो दूतावास है उसी के द्वारा भेज रहे हैं। और इस पत्र में क्या लिखते हैं, मैं बहुत समय से आपको पत्र लिखना चाह रहा था पर संकोच करता रहा, किंतु बर्न में अपने मंत्री देसाई, बर्न स्विट्ज़रलैंड की उन दिनों राजधानी हुआ करती थी और एम्बेसडर वहाँ बैठते थे देसाई, तो कहते हैं किंतु बर्न में अपने मंत्री देसाई व अन्य मित्रों के माध्यम से समय समय पर आपके बारे में जानकारी लेता रहा हूँ। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे आपके और आपकी बेटी के बारे में बहुत रुचि है। मैं यह पत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से और सुभाष बोस के पुराने मित्र के रूप में लिख रहा हूँ। हमें आपकी बेटी के लिए कुछ करना चाहिए, निसंदेह हमें आपकी भी सहायता करनी चाहिए, और मैंने कुछ समय पहले देसाई को ऐसा करने के लिए कहा भी था। मैं समझता हूँ कि अमीय बोस आपसे मिले थे और उन्होंने भी आपकी कुछ सहायता की है। ये अच्छी बात है, पर आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्देश्य के लिए कुछ स्थायी व्यवस्था की जाए। निसंदेह यह सरकार की ओर से नहीं होगा, यह मामला पूरी तरह से मित्रों की बीच की बात होगा। जवाहरलाल नेहरू उन दिनों एक ट्रस्ट बनाने के बारे में विचार कर रहे थे, एक ऐसा ट्रस्ट जिससे रेगुलर फिर हेल्प की जा सके अनीता बोस की। वैसे एक बात कहूँ, कुछ मेरे भाइयों को आज मुझसे शिकायत होगी कि मैं तो जवाहरलाल नेहरू को ग्लोरीफाई करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अपना काम जो प्रमाणिक सत्य है वो सामने लेके आना है, समाज को बांटना नहीं, वैमनस्य बढ़ाना नहीं। देखें, जब मैं वीर सावरकर की बात करता हूँ, मेरे वीर कहने पे ही आपत्ति हो जाती है कई लोगों को। जब उनके योगदान की बात करता हूँ तो कुछ उधर से लोग सुनाते हैं। आज नेहरू के बारे में सुनाएंगे, बहरहाल जो सत्य है वही बोलना है। तो एक और पत्र उसके बाद जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं 7 मार्च 1951 को, और ये पत्र उन्होंने लिखा था वहीं लेगेशन में अपने दूतावास को, और वहाँ कहा कि आप एमिली शेंकल को बताएं कि हम ट्रस्ट बनाने पर विचार कर रहे हैं और इस ट्रस्ट में 10,000 पाउंड या इससे ज़्यादा रुपए डालेंगे। 10,000 पाउंड यानी कि उस ज़माने में 1-1.5 लाख रुपए आप कह सकते हैं कि उससे ये ट्रस्ट बनाएंगे और इससे फिर एक परमानेंट हेल्प का इंतज़ाम हो सकेगा। बल्कि इसके बाद वर्ष 1953 में, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वर्ष 1953 में BC रे
डॉक्टर बिधान चंद्र रे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े नेता थे, वो भी पत्र लिख रहे हैं एमिली शेंकल को और वो भी बता रहे हैं उस ट्रस्ट के बारे में विस्तार से, और बल्कि कहते हैं आप अपनी सहमति दें कि आप भी एक ट्रस्टी हों। इसके बाद एमिली शेंकल अपनी सहमति भी भेज देती हैं ट्रस्टी बनने के लिए। वर्ष 1954 में फाइनली वो ट्रस्ट फंड क्रिएट होता है, अनीता बोस ट्रस्ट फंड। 2 लाख रुपए से वो ट्रस्ट फंड क्रिएट होता है और इसके 2 ट्रस्टी हैं। 23 मई 1954 की डेट के साइन हैं। इसके 2 ट्रस्टी हैं स्वयं जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BC रे। कैलाश नाथ काटजू उसमें गवाह के तौर पे साइन किए हैं। 2 लाख रुपयों से एक ट्रस्ट बन गया। अब ये 2 लाख रुपए आए कहाँ से? ये भारत सरकार ने नहीं दिए थे, फिर किसने दिए थे? देखिए, किसी समय में कांग्रेस ने एक फंड बनाया था, INA फंड। जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को उनको गिरफ्तार करके भारत लाया गया, दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा भी चला, नौकरी से तो वो सारे निकाल दिए गए थे। किसी ज़माने में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही सैनिक हुआ करते थे और यहाँ से तो वो निकाले जा चुके। इसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी कहें, तो जनता ने डोनेशंस दिए थे और उनसे कांग्रेस ने एक फ़ंड बनाया था, INA फंड, फ्रॉम दी पब्लिक डोनेशंस, जनता का दिया दान था। वो पैसा कांग्रेस के पास था। तो आज़ाद हिंद फौज का के लिए जो फंड बना था, उसमें से 2 लाख रुपए अलग करके जो पैसा कांग्रेस के पास था, उससे ये फंड बनाया गया। तो ये कोई गलतफहमी ना हो किसी को कि भाई ये गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट फंड बनाया था या कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। ये पैसा कांग्रेस के पास था, INA फंड का। खैर, बन गया। इसमें प्रोविज़न्स क्या थे? प्रोविज़न्स ये थे कि जब तक अनीता 21 वर्ष की नहीं हो जाती, तो ये 2 लाख रुपए जहाँ ये फंड इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी या जो इंटरेस्ट आएगा उन इन्वेस्टमेंट्स पे, उससे वो पैसा भेज दिया जाएगा अनीता की माँ एमिली शेंकल के पास, ताकि अनीता की पढ़ाई लिखाई ढंग से हो सके। और जब वो 21 वर्ष की हो जाएंगी, उसके बाद ये पूरा 2 लाख रुपया अनीता के हवाले कर दिया जाएगा। वो चाहे फिर इसका जो मर्जी यूज़ करें। अब वो इंटरेस्ट कितना, वैसे मेरे को थोड़ी सी इसमें हैरानी हुई और मैं समय नहीं मिला, चेक नहीं कर पाया। कुल 6,000 रुपया सालाना भेजा जा रहा था और ये कहा गया कि भाई 3%, 2 लाख रुपए डिपॉजिट्स किया अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही था, कि 3% के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। मुझे नहीं मालूम उस ज़माने में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे सिर्फ 3% इंटरेस्ट हुआ करता था या ज़्यादा था, जो भी था। तो 6,000 रुपया सालाना इनको मिलना शुरू हो जाता है 1954 के बाद, और हर वर्ष मिलता रहा वर्ष 1964 तक। 1964 तक ये रुपया उनको मिलता रहा है। 1942 में जन्म हुआ था अनीता का, तो कायदे से तो 1963 में वो 21 वर्ष की हो गई थी। उसके बाद वो पूरा पैसा उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन जून 1964 में अंतिम किश्त मिली है, वही 6,000 रुपये की। उसके बाद रुपया मिलना बंद हो गया। अब कोई रुपया नहीं आ रहा है और अपने को अगेन नेशनल आर्काइव्स में मैं जैसा जितना ढूंढ पाया, वहाँ फाइल्स से, रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि उसके बाद अनीता ने, पहले तो अगली किश्त की बात आई, जब 1965 में किस्त नहीं आई है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो उन्होंने वही पूछा है जाके अनीता ने, एमिली ने, कि भाई इस वर्ष की इंस्टॉलमेंट आई नहीं है। कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। वो वहीं दूतावास में जा रही हैं और दुनिया भर की कॉरेस्पॉन्डेंस अपने को मिलती है वर्ष 1983 तक की। वर्ष 1983 के वहाँ दूतावास से लिखे गए पत्र, यहाँ भारत में विदेश मंत्रालय को जो लिखे गए हैं, वो अपने को मिलते हैं। पूछा जा रहा है कि वो पैसा किसके पास है। अनीता बोस जाती हैं वहाँ और पूछ रही हैं उनसे, भाई वो पैसा किसके पास है, और वर्ष 1964 के बाद से कितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो चुका है। 2 लाख रुपए में इंटरेस्ट भी ऐड हुआ होगा, आज वो कितना बन गया है, कहाँ है और कब मिलेगा मुझे। और देखें यहाँ पे वो अपने लिए भी नहीं मांग रही हैं,
ये भारत सरकार के ही वहाँ जो दूतावास से जो पत्र आए हैं उसमें लिखा है कि अनीता ने ये कहा है, मेरी कोई मंशा नहीं है इस रुपए को फॉरेन एक्सचेंज में मैं ऑस्ट्रिया वियना ले जाऊं। भारत से बाहर मैं नहीं ले जाना चाहती, और भारत में भी मुझे क्या करना है, भारत में भी किसी नोबल कॉज के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए इस रुपए को हम लगा देंगे। अब 1983 के बाद का मैं कुछ ढूंढ नहीं पाया वो रुपया कभी मिला भी कि नहीं मिला, और मिला तो कब मिला और कितना मिला और क्या उसका यूज़ हुआ। पर इतना तो कन्फर्म मैं ढूंढ पाया कि देखें वर्ष 1964 से लेके 1983 तक 19 साल तक वो जाती रही दूतावास, और हमने कोई उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। नेताजी सुभाष की बेटी के साथ हम गीत गाते रहे हैं, नेताजी सुभाष के, हम जी बड़ी मोहब्बत करते हैं नेताजी सुभाष से, ये उनकी बेटी के साथ हमने किया है। बहरहाल ये कहानी तो आ गई 1964 या उसके बाद पे। बीच में थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। वर्ष 1960 में अनीता पहली बार भारत आती हैं, दिसंबर 1960 में, और तब बहुत कुछ होता है यहाँ पर, उसकी बात करेंगे। शरत चंद्र बोस के लड़के थे शिशिर बोस। शिशिर बोस की पत्नी है कृष्णा बोस। कृष्णा बोस ने वो पुस्तक लिखी थी, पिछले वीडियो में हमने दिखाई भी थी, एक सच्ची प्रेम कथा एमिली और सुभाष। इस पुस्तक में कृष्णा बोस लिख रही हैं कि वर्ष 1959 की सर्दियों में छुट्टियों के दौरान जब हम वीना गए थे तो वहाँ हमने आंटी को मना लिया था कि अनीता को भारत भेज दें। आंटी कौन? एमिली बोस। तो कृष्णा बोस की माने तो कृष्णा बोस ने या शरत बोस के परिवार ने अनीता को भारत आने का निमंत्रण दिया। नेताजी सुभाष के एक और भाई हैं सुरेश चंद्र बोस, इनके बेटे कल्याण बोस और बेटी ललिता बोस। ये दोनों भी वर्ष 1958 में 59 में अपनी काकी, अपनी चाची एमिली शेंकल के संपर्क में हैं, वीना जा रहे हैं, और ये भी अनीता को भारत आने का निमंत्रण दे रहे हैं। और बल्कि ये तो कुछ ज़्यादा ही निमंत्रण दे रहे हैं। नेशनल आर्काइव्स की जो फाइल्स को मैं देखता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा, अगर वो रिपोर्ट सही हैं तो उनमें लिखा है कि ये कह रहे हैं कि देखें, अनीता के दादा नेताजी सुभाष के पिताजी जानकीनाथ बोस कि बहुत से रुपए छोड़ कर गए थे अपने नातियों पोतियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, तो उन रुपयों में अनीता का भी हिस्सा है। अनीता भारत आए और वो हिस्सा ले। इसके अलावा एक एंसेस्ट्रल हाउस, एक पैतृक घर जो जानकीनाथ बोस ने बनाया था कोलकाता में, कहते हैं उसमें सुभाष का भी तो हिस्सा था, हमारे काका का। और जिस समय 1941 में नेताजी सुभाष अंग्रेज़ों को चकमा दे के जनवरी की रात को निकल गए थे भारत से और फिर जर्मनी पहुंचे थे, उसके बाद अंग्रेज़ों ने नेताजी सुभाष का उस घर में जो हिस्सा था उस हिस्से को कुर्क किया और नीलाम किया, ऐसा वो रिपोर्ट बता रही हैं। और नीलामी में नेताजी सुभाष का हिस्सा उन्हीं के एक भाई ने खरीद लिया। वहाँ कौन से भाई ने खरीदा ये नहीं लिखा है। तो ये कह रहे हैं कल्याण बोस और ललिता बोस, अगर वो रिपोर्ट सही है तो, कि भारत आकर अनीता वो अपना हिस्सा क्यों नहीं लेती, भारत आना चाहिए। 1960 में अनीता भारत आना चाहती हैं और भारत आई भी। वो चाहती हैं कि मैं भारतीय पासपोर्ट पर आऊँ, मैं अपने पिता की धरती, अपने पिता के देश ऑस्ट्रिया के पासपोर्ट पे ट्रैवल करूं तो ये एम्बैरेसमेंट होगी। तो वो अप्लाई करती हैं कि मुझे भारत का पासपोर्ट दिया जाए। भारत सरकार भारत का पासपोर्ट देना चाहती है, तैयार हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनके पास ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट है। इनको कहा जाता है कि आप ऑस्ट्रियन पासपोर्ट सरेंडर कर दें, तुरंत मिल जाएगा यहाँ का। अब देखिए 18 साल की लड़की हैं, भारत पहले कभी आई नहीं, बोस परिवार के कुछ सदस्यों से पिछले सालों में मिलती रही हैं, वो आत्मीयता तो हो गई है, लेकिन भारत में भारतीय पासपोर्ट लेके आऊँ यानी कि मैं ऑस्ट्रिया की सिटीजनशिप छोड़ के आऊँ, भारत में मैं सेटल हो पाऊँगी कि नहीं? आसान नहीं हुआ, किसी को जानते नहीं कैसी संस्कृति, कैसा देश रहेगा। माँ भी नहीं चाहती हैं कि बेटी ऐसा करे।
तो वो निर्णय वो नहीं ले पाती, ऑस्ट्रियन पासपोर्ट वो सरेंडर नहीं कर पाती। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर ही वो भारत आती हैं। और जब यह खबर भारत में होती है कि नेताजी सुभाष की बेटी भारत आ रही हैं, तो यहाँ पे विरोध के स्वर खड़े हो जाते हैं। बोस परिवार इनवाइट कर रहा था, उधर जवाहरलाल नेहरू भी इनवाइट कर रहे हैं, वो भी निमंत्रण भेज रहे हैं कि हाँ वो भारत आएँ। और जब भारत आएँ तो कोलकाता में तो बोस परिवार के साथ ही रहें, बाकी बॉम्बे में वहाँ व्यवस्था मैं कर दूंगा, और दिल्ली जब वो आए तो दिल्ली में तो मेरी मेहमान बन के मेरे घर रहें। खैर दिसंबर 1960 में भारत पहुँचती हैं अनीता, और वो कोलकाता जाती हैं सीधी। उनके आने से पहले, भारत पहुँचने से पहले ही वियना में उनको टेलीग्राम मिल रहे हैं, उनको लेटर्स मिल रहे हैं अलग अलग नामों से। 21 नवंबर 1960 को एक पत्र मिलता है उनको, और ये दिल्ली में करोल बाग के रहने वाले किन्हीं जे सिंह के नाम से लिखा गया था। देखिए छद्म नाम से भी पत्र जा रहे थे, ऐसे भी लोग थे जो अपना नाम सामने नहीं चाहते थे तो किसी और नाम से लिख देते थे। और इस पत्र में कहा गया कि 90% भारतीय ये मानने को तैयार नहीं है कि नेताजी सुभाष ने विवाह किया था, और जहाँ भी आप आएंगी भारत में, अनीता बोस को लिखा जा रहा है, जहाँ भी भारत में आएंगी आपका विरोध किया जाएगा। और हमने फ़ोटो देखे हैं आपकी सूरत नेताजी सुभाष से नहीं मिलती है। आपके पास क्या सबूत है आप नेताजी सुभाष की बेटी हैं, और आपकी माँ के पास क्या सबूत हैं कि वो नेताजी सुभाष की पत्नी है। ये एक पत्र उनको मिलता है। इसी तरह 28 नवंबर 1960 को कालीघाट कोलकाता के पते से किसी S.C. घोष के नाम से पत्र लिखा गया, उसमें भी भारत ना आने के लिए कहा गया। हद तो ये हुई कि स्वयं नेताजी सुभाष के भाई सुरेश चंद्र बोस ने भी तार भेज दिया, टेलीग्राम भेज दिया एमिली को, और कहा कि भारत अनीता को मत भेजें। अब ऐसी परिस्थिति में कितना प्रेशर होगा उस लड़की पर। 19 साल की वो बच्ची है, 18 साल की वो बच्ची है, वो भारत आ रही हैं, भारत आना चाहती हैं। कितनी भावनाएं होंगी, कैसा ज्वार होगा भावनाओं का। मैं उस देश जा रही हूँ जिसकी आज़ादी के लिए मेरे पिता ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया था। मेरी माँ को पत्र लिखकर मेरे पिता ने कहा था कि भारत मेरा पहला प्यार है, और मैं स्वयं को अपने पहले प्यार के हाथों बेच चुका हूँ। तो मेरे पिता का पहला प्यार वो भारत, मैं अपने पिता की जन्मभूमि पर जा रही हूँ, और जाने से पहले ही ऐसे ऐसे पत्र मिल रहे हैं। लेकिन 18 वर्ष की वो बेटी, वो सुभाष की बेटी हैं, वो हिम्मत वाली बेटी हैं, वो भारत आती हैं। और बल्कि कृष्णा बोस भी विस्तार से चर्चा कर रही हैं, अपनी इस पुस्तक में बता रही हैं। कहते हैं सुरेश काका तो यहाँ तक उन्होंने किया कि जिस दिन कोलकाता पहुंच रही थी अनीता, उससे एक दिन पहले अपना एक स्टेटमेंट न्यूज़पेपर्स को भिजवा दिया कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सुभाष ने विवाह किया था। कृष्णा बोस लिखती हैं कि जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली कि सुरेश काका ने अखबारों को स्टेटमेंट भेज दी है, तुरंत सारा बोस परिवार इकट्ठा हुआ। सुरेश चंद्र बोस के भी बेटे बेटियां हैं, सब इकट्ठे हुए, और वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी बहन आ रही है भारत। लेकिन पिता नाराज़ थे। तो कहते हैं कि फिर तुरंत मैंने और स्वयं सुरेश चंद्र बोस के बेटे अरविंद ने, हमने अलग अलग अखबारों से बात की और उनसे कहा कि ऐसी कोई स्टेटमेंट प्लीज़ मत छापिए, और फिर अखबारों ने वो बयान नहीं छापा। खैर वो पहुंची वहाँ पे, और सुरेश काका मान गए, और माने तो फिर इतना माने कि पहले तो वो इनके घर पे रहीं, शरत चंद्र बोस के घर पे रहीं, और उसके बाद सुरेश काका भी कोलकाता में दूसरी जगह जहाँ भी रह रहे थे वहाँ गई, कुछ दिन उनके साथ रही। तो बड़े प्यार से अपनी बेटी के लिए, उस भतीजी के लिए स्वयं फिश करी बना के खिलाते थे। एक और भाई बॉम्बे रहते थे नेताजी सुभाष के, वहाँ गई तो उनके साथ रही, शैलेश काका उनके यहाँ रही। बल्कि उनके साथ तो वो दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों की यात्रा पर भी गई। और वहाँ एक ख़ास घटना घटती है जब वो बेंगलोर गई। तो अनीता जब बेंगलोर पहुँची अपने शैलेश काकू के साथ, वहाँ एक लड़का मिलता है, ऑस्ट्रिया का ही रहने वाला है जहाँ से ये आई थी। लड़के का नाम है मार्टिन पाफ। मार्टिन पाफ पिछले कई सालों से भारत में है। बीकॉम उत्कल यूनिवर्सिटी से, उड़ीसा से
यहाँ से उसने बीकॉम किया है। और देखें संयोग, उड़ीसा में ही कटक में जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो ये लड़का मार्टिन पाफ ये अनीता से मिलता है बेंगलोर में। भारत से इसने बीकॉम किया, उसके बाद भारत में एनजीओज़ के साथ ये जुड़ा रहा। रोहतक में, हरियाणा में भी, बल्कि जैसा अपने को नेशनल आर्काइव्स से पता चलता है, वहाँ रोटरी स्कूल ऑफ ब्लाइंड्स है, उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है। और अब ये बेंगलोर में एनजीओ के साथ ही काम कर रहा है। अनीता से मुलाकात होती है। वो मुलाकात धीरे धीरे मित्रता में कन्वर्ट होती है और फिर दोनों के बीच प्यार हो जाता है। तो भारत की धरती पर प्रथम यात्रा के दौरान अनीता को अपना जीवन साथी मिलता है। और क्या क्या गेन हुआ वो अपनी जगह, पर ये क्या छोटी बात थी। आगे चल के वर्ष 1965 में 5 जुलाई को अनीता और मार्टिन पाफ की शादी होती है। भारत की पहली यात्रा में बहुत बिजी रही वो, कई जगह वो गई हैं, कई कार्यक्रम, मेला लगा रहता था, बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करती है। दिल्ली आई हैं तो 3 मूर्ति भवन में जवाहरलाल नेहरू की मेहमान हैं, वहाँ वो रुकी हैं। और इसके बाद वो वापस चली गई। फिर तो बहुत बार वो भारत आई, मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था और बहुत देर बात भी की थी। पर उस समय ये समझ नहीं थी, बात कर रहा था, बहुत सारी बातें उनसे मैंने सुनी कि रिकॉर्ड कर लूँ, ये समझ उस समय नहीं थी। अब हम पहुँचते हैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से पे। क्या नेताजी सुभाष और एमिली शेंकल का विवाह हुआ था? तो देखें, इस बारे में नेताजी सुभाष ने तो वो पत्र जो लिख कर गए थे वो शरत चंद्र बोस के नाम 8 फरवरी 1943 को, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने यहाँ विवाह कर लिया है, मेरी बेटी भी है। तो नेताजी सुभाष ने तो बताया है, गवाह कोई है नहीं, चश्मदीद गवाह, प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं है जो ये कहे कि हाँ मैं उनके विवाह में शामिल था। ऐसा तो कोई भी नहीं है, कभी कोई नहीं सामने आ सका। फिर कौन बताए? तो दूसरी बची फिर एमिली शेंकल। एमिली शेंकल का क्या कहना है इस बारे में? उनके अलग अलग इस पे स्टेटमेंट हैं। 12 मार्च 1946 को जो पत्र उन्होंने लिखा था शरत चंद्र बोस को, जो कभी पहुंच नहीं सका, लेकिन आज गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो अवेलेबल है ना, वहाँ वो विवाह की बात बताते हुए कहती हैं कि वर्ष 1942 में हमारा विवाह हुआ था। नथालाल पारिक भी उनसे मिले और फिर जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी सरदार पटेल को, तो उसमें वो लिख रहे हैं कि उनका गंधर्व विवाह हुआ था। इसी तरह कृष्णा बोस, वो अपनी पुस्तक एक सच्ची प्रेम कथा एमिली और सुभाष, उसमें वो लिख रही हैं कि हमारे परिवार में ये जनरल मान्यता थी कि 1942 में उनका विवाह हुआ है। लेकिन आगे चल के, उसमें लिख रही हैं कि आगे चल के 70 के दशक में जब लियोनार्ड गार्डन पुस्तक लिख रहे थे ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, शरत एंड सुभाष, तो कहते हैं उसकी रिसर्च के संबंध में जब वो एमिली शेंकल से मिले तो एमिली शेंकल ने लियोनार्ड गार्डन को बताया, और वो अपनी पुस्तक में लिखते भी हैं इस बात को, बताया कि हमारा विवाह दिसंबर 1937 में हो गया था। और इसी तरह B.R. नंदा जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ उस टाइम रिकॉर्ड किए थे, उनमें एमिली शेंकल भी हैं। तो उनको भी दिसंबर 1937 विवाह का समय बताया है एमिली शेंकल ने, लेकिन उसको कहा कि भाई ये डेट आप इसके बारे में आप छापें नहीं। तो कन्फ्यूजन इस तरह बन गया कि 1942 वो पहले बताती थी, 1946 में शरत चंद्र बोस को लिखे पत्र में, या इवन सरदार पटेल को जो पत्र उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि लीगल मैरिज हमारी नहीं हुई है। तो पहले खैर 1942 की बात हो रही थी और अब 1937 की, इससे कन्फ्यूजन होता है। पर करना क्या है इस बात का, 1937 में हुआ या 1942 में हुआ? और इससे बढ़ के वो अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए थे कि नहीं लिए थे, इससे 1000 गुना लाख गुना बड़ी बात ये है कि उन दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी स्वरूप स्वीकार किया और निभाया।
निभाया। आज भी 7 फेरे लेके अगले दिन कोर्ट में खड़े होते हैं बहुत सारे लोग। जाके देखें अदालतों में, वो सारे गुण दोष भी मिलवा लेते हैं, सारी वो जो जन्म पत्री ये वो सब मिलवा लेते हैं, वो फेरे भी ले लेते हैं और अगले दिन कोर्ट में खड़े होते हैं। यहाँ वो 2 लोग थे, एक वो थे सुभाष नेताजी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को प्रथम प्यार माना और उसी प्रथम प्यार के लिए अपना जीवन स्वाह कर दिया। लेकिन जिनसे विवाह किया वो गंधर्व विवाह था या जैसा भी विवाह था या जिस तरह भी विवाह था, उस औरत के साथ भी वफा की निभाया। और वो औरत तो ऐसी महान, उनके पास भी जीवन था ना, क्या उम्र थी। 1945 में नेताजी सुभाष के बारे में जब वो खबर आई, सच्ची झूठी जो भी थी, हम उस पर बात नहीं करनी, 1910 में पैदा हुई थी वो, तो कितनी उम्र थी उनकी, 35 साल। वो दोबारा विवाह कर सकती थी, बसा सकती थी अपना घर, सारे कष्ट सहती रहीं नेताजी सुभाष की याद और उनकी बेटी, उनकी लाडली अनीता के जीवन के लिए। और गिरफ्तार भी कर ली गई थी वो तो, जब चूंकि नेताजी सुभाष का साथ उन्होंने दिया था, उनकी वो क्लोजेस्ट कंपेनियन थी, वो तो अरेस्ट भी हुई, तो 1000 तकलीफ़ें भी उन्होंने सही और अपनी मर्यादा के साथ जीवन जिया। तो ये थी कहानी नेताजी सुभाष, उनकी पत्नी एमिली शेंकल बोस और उनकी लाडली अनीता बोस की। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, आपकी अपनी ओपिनियंस या इन विषयों में या इनसे हटकर विषयों में किस विषय में आप कुछ नया जानना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। जो हमसे बन सकेगा ज़रूर करेंगे, इस वादे के साथ, इस वचन के साथ कि कौन खुश होगा कौन नाराज़ होगा इसकी चिंता किए बिना जो सत्य सामने आएगा वो आप तक लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।